Yes, sir. Done. Share. ओके, तो ये तो पढ़ लिया था हमने, क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करेंगे अब हम। Yes, sir. वो पढ़ लिया था। ओके, देखो, भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा पाया जाता है, कैसा टेम्परेचर पाया जाता है, बता सकता है? सर मॉडरेट टू एक्सट्रीम हर तरह का ही मिल जाता है। मॉडरेट टू एक्सट्रीम मिल जाता है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम मेजरली किस पार्ट की बात करेंगे जहां पर हम एग्रीकल्चर के भरोसे, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर हम एग्रीकल्चर को मेजर मानते हैं, वहां पर बताओ। नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। जहाँ नॉर्दर्न तक हम प्लेन्स यस सबसे पहले स्टार्ट होती है हमने जो yes, sir. एग्रीकल्चर सर, के। पंजाब हरियाणा साइड। यूपी, पंजाब, बिहार। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 4 मेजर Yes, स्टेट्स sir. हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर हमारे पास सबसे ज्यादा रहता है? Hot and humid. मेजरली मॉडरेट, सर सब। मेजरली मॉडरेट रहता है, यस सर, मॉडरेट। और Yes, sir. गर्मियों में थोड़ा ज्यादा गर्म एक्सट्रीम हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा सर्द रहता है ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं रहता कि थ्रू आउट द ईयर एक ही तरह का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता हो, ये सर वैरी करता रहता है मॉडरेट टू वैरी एक्सट्रीम। करता रहता है। यानी मॉडरेट रहता है मेजर बीच के टाइम पर, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, आप देखते होगे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। अगर अभी हम इस समय के सीजन की भी बात करें तो आप अगस्त में चल रहे हैं और रेनी सीजन है, फिर भी हम गर्मी अच्छी खासी महसूस कर रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, आप में से कोई लोग घर से बाहर निकल के देख रहे हैं चीजें? नहीं। Yes, sir. यस सर। ओके, और सर्दियां आती हैं तो अच्छा खासा टेम्परेचर गिर जाता है। यस सर। ओके, एक्चुअल में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा समझना है। ठीक है, चूंकि टेम्परेचर में इतने वेरिएशंस हैं, इसलिए इन टेम्परेचर्स के साथ और उस वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन में जो इतने बदलाव होते हैं हमारे यहाँ, रेनी सीजन भी आता है आपका, विंटर भी अच्छा खासा है, मॉडरेट टेम्परेचर भी रहता है बीच में, समर भी बहुत अच्छा, एकदम गर्मी हो जाती है, डेज बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं। तो उन सारे समय पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स हमारे यहाँ उगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विंटर, किसी क्रॉप को बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो यहाँ पर एक सीजन आता है जिसमें बारिश भी होती है, एक सीजन आता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी, जिसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? समझ रहे हैं, वो गर्मी वाले सीजन में हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस और सर। इन सारी बेसिस पर क्रॉप्स का डिवाइड किया गया, क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है 3 अलग अलग मेजर पैटर्न्स में। ठीक है, पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद या जैद या जायद। ठीक है, हिंदी में इट इज कॉल्ड जायद, इंग्लिश में इट इज रिटन एज जैद। ठीक है, अब इन तीनों में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे राबी में कुछ और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, खरीफ में कुछ और हो सकती हैं, और जैद में कुछ और हो सकती है। उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेम्परेचर का वेरिएशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मट्टी तो वही रहती है, ऐसा तो नहीं है कि यूपी की मट्टी सर्दियों में लेटराइट हो जाएगी और गर्मियों में आपका सैंडी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। No, यस sir. सर। नो सर। वो तो एक तरीके से कांस्टेंट ही रहती है। यस सर। तो मेजर डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं? मेजर डिफरेंसेस, ऐसा नहीं कि सॉइल के डिफरेंसेस नहीं आते हैं, आते हैं। जब बारिश ज्यादा होती है तो वो ज्यादा, कोई भी मिट्टी होगी थोड़ी गीली हो जाएगी, थोड़ी नमी हो जाएगी, यस उसको सर। मॉइस्चर। फर्टिलाइजर से उसकी वो भी खत्म हो जाती है, जिससे धीरे धीरे वाटर भी वो पॉल्यूटेड होने लगता है। बेटा वो बात अलग है, ये बात अभी हम नेचुरल उसकी बात कर रहे हैं ना। ओके सर। फर्टिलाइजर्स तो हम ह्यूमन मेड है ना वो। ठीक है, नेचुरल की बात कर रहे हो आप? जो भी नेचुरल चीजें इफेक्ट करती हैं क्रॉप को, उसकी सॉइल बात इरोजन एक तरह से। नहीं। क्रॉप को जो इफेक्ट करती है, यानी अच्छे और बुरे ढंग से। हाँ,
सर तो वेदर अगर बारिश ह्यूमिड, हो रही है, एटमॉस्फेयर, बारिश रेन। हो रही है बॉडी उसमें सॉइल में ह्यूमिड बढ़ जाएगा ना, ये बोल रहा हूँ। या बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ह्यूमिड एकदम कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो सर फर्क नहीं बंजर पड़ता, जमीन। जो भी है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, ठीक है। लेकिन मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट और टेम्परेचर की वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यस आप सर। उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा सबसे पहले? सर मैं है कृष्णा। ठीक है कृष्णा, पहले 2 लाइंस पढ़ दो और ये 3 नाम और बीच में फिर रवि, ये 3 चीज पढ़ दो आप। Okay, sir. Cropping pattern. Different types of good and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condi- condiments, etc. Cons- सर ये क्या लिखा है? Constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping season: Rabi, Kharif, Zaid. Cropping pattern: Rabi crop, Kharif crop, Zaid crop. First, Rabi crop. First, important crops: wheat, barley, peas, gram, mustard. B. Growing region: Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh. C. Sown in winters from October to December. D. Harvested in summer from April to June. सब पढ़ दिया। सर आपका तो माइक। हाँ बेटा पता है, रुक जाओ, समय तो दिया करो। चलिए, अब इसको मैंने मेजर पार्ट तो समझा दिया, अब इसके हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको डिफरेंस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे क्रॉप को हमने डिवाइड किया है। तो नंबर 1 पे आता है रबी। अब इसके मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं पहले ये समझेंगे हम। एक तो वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, इस तरह की चीजें रबी की क्रॉप्स में होती है। अगर हम देखें कि कौन कौन से रीजंस अगर इसको देखे जाते हैं, तो रबी के लिए बेस्ट प्लेसेस आते हैं सबसे 5 जो हमने 4 गिने पहले, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, और उसमें जो ये वाला पोर्शन है जो हल्का सा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वाला है, वो भी इंक्लूड होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो फसल है ये विंटर्स में मेजरली सो की जाती है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाला जो पीरियड है वहां पर। और उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, काटा कब जाता है? अप्रैल से जून के बीच। अप्रैल से जून। ठीक है, सर नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सर आपने हाँ हिमाचल बोलो। प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ग्रो होने का रीज़न क्या बताया? क्योंकि वो अक्टूबर में शो की जाती हैं। हाँ, क्योंकि उस एरिया में ठंडक ज्यादा रहती है ना, यस सर। इसलिए अच्छा, ओके सर। जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है थोड़ा सा, तो वहां पे ह्यूमिड रहती है, ठीक है। और यस उस सर। वजह से जो क्रॉप है उसको उतना पानी नहीं देना पड़ता जितनी जरूरत होती है, हालांकि देना पड़ता है तो उतना भी नहीं देना पड़ता, ओके काम सर। होता है बिना उसके, ठीक यस है। सर। तो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? खरीफ और जायद कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहता? निधि, सबसे पहले निधि, फिर मानवी, फिर मानस, फिर जैद, फिर मनोज, फिर दीक्षा, फिर कृष, ये ऑर्डर है। फिर लव्य, फिर शिवांश। ठीक है, तो पहले इसका नाम लिया मैंने, सर निधि। निधि। यस सर। ठीक है बेटा, खरीफ और जायद ये दोनों। खरीफ क्रॉप, इम्पोर्टेंट क्रॉप, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ग्रोइंग रीजन, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र।
grown with the onset of monsoon, harvested in winters October to December. Their crop in between the Rabi and Kharif season. Their season short short season during summer months. Important crops: watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, and popcorn. ओके, अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। खरीफ की अगर क्रॉप की बात करें, रबी की क्रॉप में हम बात कर रहे थे, तो वहां पर हमको मॉइस्चर नहीं उतना चाहिए था, हालांकि चाहिए था लेकिन उतना नहीं। उसके बाद हम करेंगे खरीफ की क्रॉप में, अगर हम देखें तो ये रीजन्स में कहाँ कहाँ होता है ये थोड़ा समझेंगे। पहले ये होता है जैसे आसाम हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन हो गया आपका, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरला का, महाराष्ट्र का, ये वाला। और ये कब होता है? मॉनसून के ऑनसेट पे, यानी जब मानसून आ रहा होता है, चल रहा होता है। और इसको कब हम काटते हैं? दिसंबर तक, लगभग अक्टूबर से दिसंबर, यानी सर्दी वाली टीम, यानी रबी के जब हम सो कर रहे हैं उससे पहले हम खरीफ को काटते हैं, खरीफ को निकाल रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं मेजर देखेंगे तो पैडी हो गया आपका, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, तूर दाल आपकी, कॉटन हो गई आपकी, जूट हो गई, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। अब जरा बच्चों मेरे को ये बताओ, आप इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि क्या समानता देखने को मिल रही है? अगर हम रबी की क्रॉप की बात करें तो वहां पर हमको मॉइस्चर तो चाहिए था लेकिन उतना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ अगर हम देखें खरीफ में, तो खरीफ में हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मेरे को बताओ। सर मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, ज्यादा मॉनसून के चाहिए। साथ भी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि हमें बारिश का ही इंतजार तो है यहाँ पर, और ऊपर Yes, से हम sir. कौन से एरिया में Yes, sir. ग्रो कर रहे हैं? कोस्टल एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी में जो पानी की जो पूरी अच्छी खासी मात्रा है, मिट्टी सर के वहीं पे करेंगे ना सॉइल में। सर, एक दूसरे के एक तरह से ऑपोजिट टाइम पे ही होते हैं और बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस भी चाहिए इन्हें। नहीं, ऑपोजिट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सर डाइवर्स। नियरली ऑपोजिट। ठीक है, अब जैद की बात करते हैं। जैद ये बेसिकली होती है रबी और खरीफ सीजन के बीच में, यानी जब रबी सीजन को हम काटते हैं, कब काट रहे हैं? अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। और उस टाइम पर, और खरीफ को हम कब बोएंगे? मॉनसून में। मॉनसून कब आता है हमारे यहाँ? अगर हम देखें तो अगस्त सितंबर तक, यस सर। जुलाई से थोड़ा बहुत स्टार्ट होके हमने पढ़ा है ना? यस सर। यस तो सर। उस समय पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स बोई जाए, अगर आप मुझे बताओ, जब हम देखते हैं, और ये इसका सीजन क्या है? शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स। अब आप मुझे छोटा सा ये बताओ, हम जब तरबूज और ये सब खाते हैं वो कौन से सीजन होते हैं? सर गर्मियों के। जब Summer season. हीट पे होता है। गर्मियां चल रही होती है अच्छी खासी, यस सर। सर ठीक है। और चूंकि खरीफ में एक फायदा क्या है, क्योंकि ये क्रॉप ऐसी है जो शॉर्ट सीजन के लिए, तो जो सर, शॉर्ट सीजन के लिए, सुनो, शॉर्ट सीजन के लिए जब ये खरीफ की फसल हो रही है ना, तो उसका फायदा ये है कि आप इसको अप्रैल मई में अगर आपने लगाया तो जून और जुलाई में ही आप इसको काट करके, हार्वेस्ट करके बाजार में बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, Yes, इसमें sir. सारे जितने भी मेलन्स होंगे, यानी ऐसी चीजें, इसमें देखो, इसकी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें होंगी जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी फसल में ही। नदी के पास उगाते हैं ना ये वाली। हाँ हाँ। और ये भी जो उगाया जाता है, ये भी जो आपका यूपी वाला बेल्ट है ना, गंगा और यमुना का जो वो दोआब है, यस सर। ये Yes, वाली sir. मिट्टी, ठीक है, याद रखेंगे, सैंडी सॉइल के आसपास उगाए जाते हैं और गंगा यमुना के दोआब में उगाया जाता है मेजरली। और वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ठीक है, ये जितनी भी ककड़ी वकड़ी ये सारी चीजें होती है ना, जो कि उस ड्यूरिंग हम खाते हैं गर्मियों के टाइम पर, आपने देखा होगा, वो सारी चीजें जायद की क्रॉप में आती है।
ठीक है, यस सर। यस स्क्रॉल सर। कर दो बेटा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो शिवांश। सर मूंग दाल को हम ज़ैद और खारिफ दोनों सीजन में उगा सकते हैं? हाँ ओके सर। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं बेटा जो 2 सीजन्स के क्रॉसओवर में भी उगाई जा सकती, ठीक है। ओके सर। सर जैसे अगर मैं चूज करने को आया मल्टीपल चॉइस में कि मूंग दाल कौन से सीजन में उगाई जाती है, तो सर उस इस वक्त तरह हम के क्या क्वेश्चंस लगाएंगे? नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। हालांकि मैं फिर बता दूं, जितनी भी दालें हैं पल्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमने तूर दाल किस में देखी थी, अब मेरे को बताओ। खरीफ सीजन में। खरीफ में। खरीफ में। Yes, sir. हाँ तो मेजरली तुअर दाल जैसी दालें वो, जब देखो, जब खरीफ का सीजन शुरू हो रहा होता है उस समय पर मूंग दाल उगाई जा सकती है, मतलब इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं, यस सर। ओके सर सर। यूज भी बहुत ही होती है। ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। कोल्ड स्टोरेज हो जाता है ना खरीफ क्रॉप्स का। क्रॉप्स का तो किसी आलू का भी हो सकता है, चावल का भी कोल्ड स्टोर हो सकता सर क्योंकि साल भर हम दाल चावल या रोटी खाते हैं सर, उनके लिए तो कोल्ड स्टोरेज ही होगी ना। है। यस Exactly. सर। बेटा लेकिन हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस समय क्रॉपिंग एग्रीकल्चर की बात कर रहे यस हैं, सर। हम उसको कैसे बना के रखें उस चीज की भी बात नहीं हो रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट किसने बोला था, नेक्स्ट किसका नाम बोला था मैंने? सर मेरा। रोटी के बाद। ठीक है मान गई। पढ़ो, मेजर क्रॉप्स एंड राइस, ये Okay, राइस sir. वाला। Major crop. Major crop of food and non-food crops are grown in different regions of the country depending upon the varieties in soil, climate and cultivation practices. Major crop grown in India are wheat, rice, pulses, coffee, millets and tea. Rice type of crop. Kharif. Temperature high more than 25 degrees Celsius. Rainfall high more than 150 centimeter annually. Soil fertile and alluvial. Humidity high. Growing region Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Bihar, Maharashtra and Uttar Pradesh. ठीक है, अब इसको ऐसे समझेंगे, अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें जो इंडिया में की जा रही है, तो हम बहुत सारी मेजर क्रॉप्स नीचे पढ़ने वाले हैं। राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, फटाफट से इसको पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक्सप्लेन करूँ एक चीज को? नो सर, क्लियर है। ये तो बेसिकली इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है सामने सब कुछ है ये ना। सर सिर्फ लिखा हुआ है और सर इसको यस याद सर। करना है। सर नोट्स जैसे हो गए ना। हाँ ये एकदम नोट्स यस स्टाइल सर, में लिखा शॉर्ट हुआ है, बिल्कुल। एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको याद करना है बस और रखना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे, एक व्यक्ति दो दो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 क्रॉप्स एक पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने मानवी ने पढ़ा 2, और फिर अब वीट, नेक्स्ट किसका नंबर था? सर मेरा। ठीक है मानस, तो अब तुम 2 क्रॉप्स को पढ़ोगे, फिर तुम्हारे बाद 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स, 2 ओके सर। क्रॉप्स, ठीक है। ओके बाकी सर। लोग भी सब पढ़ते रहे म्यूट पे भी अपने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोग इधर उधर देखना शुरू कर दें, क्योंकि याद सबको ही रखना है ये, ठीक है। एकदम से इजी करके दे दिया मैंने, सामने लिखा हो बस इसको याद रखना, ठीक है। यस चलो सर। पढ़ दो Wheat. बेटा, शुरू। Yes, wheat. Type of crop Rabi. Crop period winters October to November. Temperature moderate 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. Rainfall average 50 centimeter to 75 centimeter annually. Soil well drained loamy. Growing regions Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and some parts of Madhya Pradesh. Jawar. Growing regions Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. Rain-fed crop grown in moist area requires less irrigation.
ठीक है बेटा, नेक्स्ट किसका बोला था? सर जैद को बोला था। जैद है? यस सर। यस सर। जैद, जैद, सर वो अनम्यूट तो है लेकिन उनकी Yes, आवाज sir. नहीं आ रही है। यस सर, माइक ओपन तो कोई सर नहीं, नेक्स्ट अपन कृष पे चलते हैं। कृष, फिर लव्य, फिर दीक्षा। Yes, दीक्षा sir. तुम बोल उसके रहे हो? बाद Bajra, growing सर region, मुझे बोला था Rajasthan. उसके बाद। किसे बोला था? सर पढ़ूं? मनोज को बोला था? यस सर। ठीक है, तो मनोज तुम पढ़ दो बाजरा और रागी, और फिर कृष इसके बाद कर दूंगा। ओके सर। बाजरा, growing region Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Grows well on Sunday soil and shallow black soil. Cropping period July to November. Ragi, growing region Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. Grows well on red, black, sandy and loamy and shallow black soil, rich in iron, calcium and other micronutrients and raw. नेक्स्ट मनस, बेटा इसको स्क्रॉल करता रहा। Maize, major regions, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh. Soil, alluvial soil, temperature 27 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Crop used as food and fodder. Grow in Kharif as well as in Rabi season. Pulses, need less moisture, survive in dry conditions. Major pulses: अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Growing areas: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका. Temperature 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Rainfall 25 centimeter to 75 centimeter. नेक्स्ट किसको बोला था? कृष के बाद लव्य। सर जब मुझे food other than grains, sugarcane. Temperature 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Second, rainfall 75 centimeter to 100 centimeter annually. Third, requires manual labor from sowing to harvesting. Fourth, sources of sugar, gur, khand, sari, and molasses. Fifth, tropical as well as subtropical crop. Sixth, second largest producer after Brazil. Seventh, growing region: Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana. Second, oil seeds, एक main सेकंड, oil seeds. याद रखेंगे सब लोग, शुगर केन में इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, आफ्टर ब्राजील इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, यस सर। याद रहेगा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि टी में कौन सा है, मेज में, और ये सब चीजों में, तो इनको सबको याद रख लेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने इसमें ही दे रखी हैं आपके चैप्टर में, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो sir. इसमें से सीख जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, पढ़ो बेटा। Yes, sir. Oil seeds, main oil seeds: groundnut, mustard, coconut, cinnamon, soybean. Castor seeds, coconut seeds, lion's seeds, sunflower. Used as cooking medium, soap, cosmetics, ointments. Fourth, groundnut, a kharif crop and leading producer is Andhra Pradesh. Fifth, linseed and mustard, a kharif crop. Sixth, sesame, kharif crop in north and rabi crop in south. अब एक चीज देखो,
अगर हम बात करते हैं सीजमम की, तो वो नॉर्थ में खरीफ टाइम पर बोई जाती है और साउथ में रबी टाइम पर। अब रबी टाइम कौन सा है, कोई बता सकता है? सर अक्टूबर टू अक्टूबर अक्टूबर to अप्रैल। अक्टूबर टू अप्रैल, No. यानी जब वहां पर जो सर्दी। सर्दी सर वाला सीजन है, सर ठीक है, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहेगा और मॉइस्चर, चूंकि रिट्रीटिंग मानसून टाइप रहेगा ना उस समय पर, यस सर। तो मानसून वहां पर रहेगा। लेकिन अगर हम देखें नॉर्थ में, तो वहां पर वो खरीफ के टाइम पर हो रहा है, ठीक है, जब यहां पर मानसून है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिखता Yes, sir. T. A. Grow well in tropical and subtropical area. B. Requirements. Deep, fertile, and well-drained soil, rich in humus and organic matter. Second, warm and moist, free climate throughout the year. Third, frequent showers. Fourth, cheap skilled labor. C. Growing region Assam, West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala. Fourth, coffee. Confined to hills of Nilgiri in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. B. Arabia is a good quality of coffee. C. India produce about 4% of world coffee. ठीक है। नेक्स्ट हम जैद, अगर आप हो क्लास में तो बताओ बेटा। आवाज आ रही है? हाँ बेटा मुझे आ रही है, तुम पढ़ो इसको जरा। हेलो सर। हाँ बेटा। Horticulture crops. First, India produces 13% of world vegetables. Second, it is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal, and potato. Third, India produces tropical as well as temperature fruits. For example, grapes, Andhra Pradesh, Maharashtra. Oranges, Nagpur, Kshetrapunji, Meghalaya. Mangoes, Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal. Banana, West Bengal, Kerala, Mizoram, Maharashtra, Tamil Nadu. Lychee and guava, Uttar Pradesh and Bihar. Pineapple, Meghalaya. Apple, pears, apricot, walnuts, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. सर ठीक आगे है पढ़ूं? बेटा। शिवांश Yes, sir. पढ़ो। Non-food crops. An equatorial crop, but under special conditions, it's also grown in tropical and subtropical areas. Climate need moist and humid climate. Rainfall more than 200 centimeter annually. Temperature above 25 degrees Celsius. An important industrial raw material. Grown regions Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands, Garo Hills of Meghalaya. Fifth rank among the world's natural rubber producer. Sir, fiber crop भी पढ़ना है? हाँ बेटा। Okay, sir. Fiber crop. Cotton, jute, hemp, and silk are four major crops grown in India. The first three are derived from the cotton grown in the soil. Latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for worms of the production of silk fiber is known as sericulture. Silk is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm to produce silk fiber is known as sericulture. Cotton. India is the original home of cotton plant. Raw material for cotton textile industry. India is second largest producer of cotton in the world in 2008. Grows well in drier part of Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days, bright sunshine for its growth, 6 to 8 months to mature. It is a kharif crop.
Grown regions: Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. सर आगे भी ठीक है, नहीं नहीं बेटा। अर्नव, Yes, sir. कर दे बेटा, जूट कर दे। Yes, sir. Jute, also known as golden fiber. Soil grows well on well-drained fertile soil in the floodplains where soil are renewed every year. Temperature, high temperature is required during the time of growth. Uses, in making gunny bags, mats, ropes, yarns, carpets, and other artifacts. Growing regions: West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. ठीक है बेटा, इसको स्क्रॉल कर मानस। सर म्यूट ऑफ। सर स्क्रॉल कर दिया। हाँ बेटा। नाउ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं एग्रीकल्चर पर, क्रॉप प्रोडक्शन पर, ठीक है। तो इस टोटल डोमेन में कितना इफेक्ट आया है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रथम, ठीक है, प्रथम तुम पढ़ो, उसके बाद अक्षत, उसके बाद ज्योत्सना, और उसके बाद अनम, फिर नंदिनी, फिर नारायण। Technological and institutional reforms. In order to tackle the various problems facing by Indian government, Indian agriculture, especially the pressure of the growing population, was which has crossed a billion mark in 2001. Various technological and institutional reforms has been introduced from time to time. Since independence, the central and state government has taken several steps to improve Indian agriculture. The chief among them are, however, the following. In other words, we can say that the following improvements can be made in Indian agriculture to provide food and fast growing population. First, abolish of the चलो इसको समझ लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। yes. देखो, जैसे जैसे कहीं की पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे उसका इफेक्ट तो आता ही है भाई। प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। 10 लोग अगर खाना खाने वाले हैं और अचानक से वो 15 हो जाएं, तो फूड ज्यादा चाहिए ना हमको। यस सर। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये अच्छा खासा प्रेशर पड़ा हुआ था कि भाई कुछ स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, वो आगे बढ़ सके। अच्छा, उसमें से कुछ स्टेप्स जो उठाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो क्या स्टेप्स है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ बेटा। Abolition of the zamindari system. The zamindars were a great सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, प्रथम। hello sir, are you हाँ अभी आ रही है। okay sir. शुरू से शुरू करो। Abolish Abolition. abolition abolition of the zamindari system. The zamindars were a great curse for the tendered, so that government abolished the wretched
zamindari system. As such, the tenders have been given the proper property rights to assume equitable distribution of the land. A maximum limit has been put on a piece of land which a farmer can possesses. Consolidation of land holdings. सर आगे ही पढ़े. हाँ बेटा 2 पॉइंट्स पढ़ दो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा. Formerly, a farmer possessed small piece of land scattered over vast areas. Such land holdings offer provides quite uneconomical, so the government, after much deal of labor, consolidated such land holdings and saved the farmer from much trouble. Constructing major बस irrigation. बेटा बस 2 पॉइंट बोला ना. Okay, sir. पहला तो देखो जो स्टेप्स हम बात कर रहे थे तो वो स्टेप्स क्या क्या है. पहला तो जमींदारी जो सिस्टम होता था उसको अबॉलिश कर दिया गया. जमींदार लोग होते जो टैक्स वसूलते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले वो हमने टैक्स 9th में पढ़ा था. यस सर. जी शाबाश, वेरी गुड. तो उसको अबॉलिश किया गया पहला. तो दूसरा लैंड होल्डिंग को भी कंसोलिडेशन के रूप में कंसोलिडेट किया गया. मतलब बेसिकली पहले क्या होता था कि जो जो छोटे फार्मर्स होते थे जिनके पास छोटी छोटी लैंड्स होती थी अलग अलग एरियाज में, मान लीजिए किसी के पास थोड़ी सी लैंड एक कॉर्नर पे है गांव के, दूसरे की थोड़ी सी लैंड दूसरे कॉर्नर पे या कुछ ऐसा है, तो उनके लिए वो सब एरिया ना अनइकोनॉमिक होता था एक तरीके से. उसका रीजन ये था कि आप अलग अलग जगह लेबर लगा रहे हो, अलग अलग जगह प्रोडक्शन कर रहे हो, टाइम है, ये लग रहा है वो लग रहा है, चीजें होती थी. गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको कंसोलिडेट कर दिया लैंड होल्डिंग को, और उससे क्या हुआ कि उसको ट्रेवल जो है वो खत्म हो गया जो फार्मर का था. मतलब अब उसको टोटल मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी जगह 1 मीटर कोई जमीन है किसी के पास, किसी के पास एक जगह 2 मीटर है, एक जगह 5 मीटर है, तो उसको बड़ा ट्रेवल हो रहा है, वो बड़ा परेशान है, वो क्या करे कैसे करे. तो उसने क्या किया गवर्नमेंट ने कि उसको लैंड कंसोलिडेट कर दिया उसकी होल्डिंग को, और 5 + 2 + 1 तीनों जगह का कंसोलिडेट करके उसको 8 मीटर का वैल्यू का जमीन दे दिया उसको दूसरी जगह पर, जहां पर वो आराम से एक ही खेत में काम कर सकता है. ठीक है, इससे ट्रैवल का पैसा बच जाएगा. इससे बहुत सारी चीजों का बच जाता. सब इधर उधर जैसे इरिगेशन के लिए अलग अलग जगह लगाना पड़ेगा, पाइप अलग, पैसे अलग. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट किसका नाम लिया था मैंने? सर मी. अक्षत का. शाबाश बेटा. सर एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो. अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल तुम एक फार्मर हो जिसके पास 1 बीघा जमीन एक शहर में है, 2 बीघा जमीन दूसरे शहर में है और 5 बीघा जमीन तीसरे शहर में. तो अब तुमको तीनों जगह के एग्रीकल्चर के लिए 3 जगह जाना पड़ेगा, 3 जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी का वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 3 जगह आपको वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 3 जगह आपको लेबर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा इतनी दूर दूर जा करके. आपका ट्रेवल कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, दोनों कॉस्ट अलग अलग होंगे. ठीक है, प्लस आपको उसको देखने करने में कितनी परेशानी होगी, राइट. तो उस सब को प्रॉब्लम को एक उन्होंने क्या किया कि आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 एकड़ एक जगह, 1 बीघा एक जगह, 2 बीघा एक जगह, 5 बीघा एक जगह. तो उन्होंने क्या किया 5 + 2 + 1 कितना हो गया 8 बीघा. अब उन्होंने 8 बीघा की आपकी वैल्यू की जो लैंड है वो आपको एक पर्टिकुलर शहर में जिसमें आपने कहा उस शहर में आपको दे दी गई. अब आप आराम से वहां खेती कर सकते हैं. यस. और सर वो वहाँ वाली जमीन वहाँ के लोगों को दे दी जो वहां की जमीन वहां के लोगों को देती जहां के लिए उनको चाहिए थी. ओके सर. सर अगर ऐसा होता हो कि सर एक शहर की जमीन ज्यादा फर्टाइल है और दूसरे हाँ, शहर में, तो मैंने वही बोला ना कि नुकसान. उतने उतने वैल्यू की, उतनी ही नहीं उतने Yes, sir. वैल्यू की. अब आप एक बात बताओ, आप बोलो कि मेरी जो जमीन है वो चेरापूंजी में है, 2 बीघा Yes. वहां पे, 3 बीघा मेरी तमिलनाडु में है और 6 बीघा मेरी कश्मीर में है.
तो 2 और 3 5 और 6 11 बीघा हो गई। अब मेरे को कनॉट प्लेस में 11 बीघा जमीन दे दो, हो जाएगा? नो सर, नहीं मिला। सर आपने तभी हर बार No, प्राइस बोला है। नो सर। मैंने हर बार इसलिए उसकी वैल्यू बोली, उतनी वैल्यू की जमीन, ठीक है? ओके सर। यस उसकी सर। वैल्यूएशन होती है ना, जो पटवारी होता है, जो तहसीलदार होते हैं, ये लोग जाकर के आपकी जमीन की वैल्यूएशन करेंगे कि भाई इतनी जमीन, इतने इतने लाख की जमीन यहाँ पर है। अब ऐसे समझो, ठीक है? ऐसे तो हाँ, ऐसा भी कर एरिया सकते थे। प्लस उसके प्राइस वहां पर कितने हैं। यस सर, वरना ऐसा थोड़ी होता कि इतनी लैंड है तो अगर गांव में इतनी लैंड है तो मैं शहर में भी इतनी लैंड ले सकता हूँ, वहां के यस प्राइजेस सर, से शहर की डिपेंड महंगी होगा। होती है। मैंने एग्जाम्पल तो बता दिया ना, अच्छा वाला एकदम तुमको बिल्कुल, यस Yes, सर। कि भाई उतनी जगह से ले Yes, जाकर sir. उसकी जगह आप बोलो कि मेरे को कनॉट प्लेस में दे दो, या मेरे को रेस कोर्स पे दे दो, 7 रेस कोर्स पे प्रधानमंत्री के घर के सामने रहूंगा मैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यस सर, नहीं चलेगा। 1 बीघा भी नहीं मिलेगी हाँ, वहां 1 बीघा भाई सर। मेरे ख्याल से नहीं, 50 गज नहीं मिल जाए मिलेगी वो बहुत सर। बड़ी यस बात है। सर, यस सर सर। 50 गज मिल जाए वही बहुत है। चलिए Constructing आगे बढ़ेंगे। major irrigation. Constructing शर्मा, major irrigation schemes. In order to provide full irrigation facilities to the farmers, many major and minor irrigation schemes have been undertaken. Fourth, encouragement of the use of the manures and the fertilizers. The government has set up various plants for the manufacture of different manures and fertilizers so that the soil could yield better results. चलिए अब इसको समझते हैं। पहला, इरिगेशन स्कीम्स लाई गई। अब ये स्कीम्स क्या थी? पहले सिर्फ आप बारिश पे डिपेंड थे, या फिर नदी के पानी पे डिपेंड थे, या कुएं के पानी पे डिपेंड थे। अब उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू करे, नहरें बनानी शुरू ऑफ करी, इरिगेशन। यानी अलग अलग तरह की स्कीम्स दी गई कि आपको वहां पर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है? यस सर। दूसरा, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के यूजेस के बारे में एनकरेजमेंट किया गया कि भाई आप यूरिया है आपका, ठीक है, या HYV सीड्स या इस तरह की कोई चीजें जो आपको बेटर, नॉट HYV सीड्स बट यूरिया हो गया आपका, या फिर पेस्टिसाइड्स कुछ इस तरह के जो आपकी वो जो फसल है, क्रॉप है, उस पर कीड़े न लगने दें, या उसको जल्दी ग्रो कराए या बेटर ग्रो कराए, या उसका साइज जो है वो अच्छा खासा करे, या कुछ इस तरह की चीजें जो किसी ना किसी तरीके से आपके एग्रीकल्चर क्रॉप को बेनिफिट कर रही हो, केमिकली या फिर ऑर्गेनिकली, जिससे खाद हो गई आपकी, ठीक है? तो उसको प्रमोट किया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप यूज करो। ऐसे मत करो कि भाई आपने खाली बीज लगा दिया और पानी दे दिया और बस खत्म बात, ये मत करो। आपको अच्छे खासे फर्टिलाइजर्स भी लगाने चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन, अगर फॉर एग्जांपल 1 बीघा में 50 किलो हो रहा है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ के 1 बीघा में 60 किलो 70 किलो होने लगेगा। यस तो कहीं सर। ना कहीं वो देश के लिए तो बेटर है ना, कि भाई सर और एग्रीकल्चर अच्छा खाना भी बनेगा उससे। अच्छा खाना कैसे बनेगा बेटा? सर मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना ग्रीन की, अगर उसमें फर्टिलाइजर्स और वो सब का यूज नहीं होगा तो फर्टाइल नहीं होगी जमीन अच्छे से, और क्रॉप भी नहीं होगी अच्छे से फर्टाइल। हालांकि इसका एक नुकसान भी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने हमेशा ग्राउंड वाटर, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन और ग्राउंड वाटर खराब नहीं करती है, एग्रीकल्चर की लैंड की भी क्वालिटी खराब होती है, और Yes, sir. साथ के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप की भी क्वालिटी खराब होती है। यस सर। तो ये चीजें, लेकिन उस समय पर ऐसा किया गया था, और बाद में फिर उसको रिप्लेस किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स को नेचुरल फर्टिलाइजर से, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है? नेक्स्ट इसको बोला था सर, शायद मेरे को बोला था। ठीक है ज्योत्सना, तुम ये तीनों हेलो? पढ़ दो बेटा। सर, आवाज आ रही है? हाँ ज्योत्सना, आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर उनको शायद आ गया। उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। ज्योत्सना ने लेफ्ट कर दिया, कोई नहीं। ज्योत्सना के अलावा किसका नाम लिया था मैंने? अनम का। अनम, आर यू देयर? सर, अब आ रही है?
हाँ सर, मुझे हाँ आवाज बेटा, अभी आवाज आ रही है मुझे, तो अब पहले भी आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी। यस सर, पढ़ूं? हाँ बेटा, ये तीनों पॉइंट जो है पढ़ दो। Okay, sir. Developing high-yielding variety of seeds. In order to increase production, the government has developed high-yielding variety in order to yield more production of various crops, particularly wheat. This thing greatly improved the production of different crops. Schemes to check pests, disease, and locust. Formerly, सर मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ बेटा? तो किसी ने बोला कि मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, सर मुझे तो आ अच्छे रही है। से आ रही है। सर आ रही है। कंटिन्यू बेटा। Schemes to check pests, disease, and locust. Formerly, quite a major part of the corn used to be destroyed by pests, locust, and disease. The government has vigorously launched different schemes for protecting plants from pests, disease, and locust. Modernization of agriculture. The development of different kind of new tools and implements like tractors, harvesters, threshers, etc. Have also led to the increased production, especially of wheat. They have not only saved much time but also have minimized the chances of waste, pilferage, fire, a chance of rain spoiling the grain in the open fields. ठीक है, अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला HYV सीड्स को यूज करना, उसको डेवलप करना। सिंपल सी बात है, अगर अच्छी क्वालिटी का हमारे पास सीड होगा तो उसका क्रॉप भी अच्छा ही होगा। ठीक है। दूसरा, स्कीम्स टू चेक पेस्ट, लोकस। अब इन चीजों को चेक करना, इन चीजों को रोकने के लिए तरह तरह की दवाइयां बनाना, उनको अवेलेबल कराना मार्केट में सस्ते दामों पर, उसके तरह की स्कीम्स भी चलाई गई। तीसरा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन किया गया, अलग अलग तरह के मशीनरीज को यूज करना। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए आपके, हार्वेस्टर हो गए आपके, थ्रेशर्स हो गए आपके, इन चीजों को यूज करना। इससे क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन भी आसान हुआ और टाइम भी कम हो गया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज भूदान या ग्रामदान। भूदान, जैसा कि वर्ड में समझ में आ रहा है, भू माने जमीन, दान माने टू ऑफर। ठीक है, दान देना, तो भूदान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, सब लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका नाम लिया था मैंने, नंदिनी, मयंक। यस सर। यस सर। नंदिनी, यस सर। नंदिनी तुम पहले पढ़ो, फिर मयंक से पढ़वाते। ओके सर। भूदान, ग्रामदान. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual heir. He also participated in देव नहीं बेटा, Satyagraha. भावे, विनोबा भावे। Vinoba Bhave as his spiritual heir. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahas. He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swarajya. After Gandhi martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread Gandhi's message covered almost the entire country. Once when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of India for them if they undertook cooperative farming. सर नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है? हाँ जी बेटा। ओके सर। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stooped up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as Bhudan. Later, he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered
to distribute some villages among the landless. It was known as Gram Dan. However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land Sealing Act. This Bhutan Gramdan movement, initiated by Vinoba Bhave, is also known as Bloodless Revolution. वेरी गुड बेटा। अब जरा बताओ कौन इसको समझाने की वो करेगा, कोई करेगा ट्राई? अर्नव और मानस, नारायण, शिवांश। चलो एक एक करके चारों से ही पूछते हैं। नारायण ने चूंकि पढ़ा नहीं है तो मैं नारायण को मौका दूंगा पहले, सबसे पहले कि ये समझाए। ठीक है नारायण, तुम बताओ। यस सर। सर इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो महात्मा गांधी है सर, उन्होंने विनोबा भेव सर एक मतलब है, उनको अपना स्पिरिचुअल हेयर बनाया था। और सर बेटा भावे, भावे। यस सर, भावे सर, विनोबा भावे, यस सर। सर इन्हें अपना स्पिरिचुअल हेयर बनाया था। सर इन्होंने काफी सत्याग्रह, मतलब सर काफी सत्याग्रह में भी पार्ट किया था और सत्याग्रह में बहुत आगे भी रहते थे, मतलब एक लीडर की तरह आगे रहते थे ये। और ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट का जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसको वोट मतलब उसकी तरफ भी थे, मतलब उनको ये पसंद था जो गांधी जी ने कॉन्सेप्ट किया था कि ग्राम स्वराज्य। और गांधी जी का जब मार्टरेट क्या हुआ सर? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम सर वो लीव कर गए। ठीक है। मनोज बताओ बेटा। सर आवाज आ रही? यस। हेलो सर। सर बेटा आ रही है, बोलो बोलो बेटा बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? मनोज आपको आवाज आ रही बेटा? ठीक है नारायण, बोलो फिर से, बोलो तुम ही बताओ। यस सर, मैं स्टार्टिंग से सर स्टार्टिंग से करता हूँ। यस सर। सर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने विनोबा भेव जो है सर, उनको अपना एक तरह से कहा कि अगर मैं बेटा मुझे कुछ हो भेव जाता है। नहीं, भावे भावे भावे, यस सर, विनोबा भावे भावे, यस आचार्य सर, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, सब लोग याद रखेंगे भावे है, भावे, यस सर, भेव नहीं है। यस सर। उन्हें अपना स्पिरिचुअल हेयर बनाया था। और सर ये जो थे विनोबा भावे सर, ये सत्याग्रह के मतलब एक लीडर की तरह थे। ये भी गांधी जी की तरह ही काफी सत्याग्रह करते थे और काफी सत्याग्रह को ये लीड भी करते थे। और ये गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि ग्राम स्वराज्य का, उसको भी ये मतलब उन्हें ये जो है विनोबा भावे, इन्हें वो पसंद भी था और एक तरह से ये उसको वोट भी करते थे। और जब गांधी जी मरे, मतलब उनकी जब डेथ हुई, तो विनोबा भावे इन्होंने एक पदयात्रा की पूरे मतलब इंडिया में कहीं एक किसी रूट पे, ताकि गांधी जी का जो मैसेज है वो पूरे कंट्री में पहुंचे। तो वो एक पोचावली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे एक बार अपना लेक्चर मतलब पूरे पद यात्रा के बीच में रुक रुक के कहीं लेक्चर अपना देते थे। तो उसमें एक जगह पे पोचामपल्ली में रुके, आंध्र प्रदेश में जो जगह है वहां पे इन्होंने अपना लेक्चर दे रहे थे जब, तो सम मतलब कुछ पुअर जिनके पास लैंडलेस विलेजर्स जो थे, उन्होंने लैंड मांगा अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए।
तो विनोबा भावे जो थे वो उनको तुरंत प्रॉमिस तो नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास कोई लैंड तो थी नहीं जो वो तुरंत कह देंगे कि हाँ मैं तुम्हें ये लैंड दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो गवर्नमेंट से बात करेंगे इसके बारे में। और जब मतलब बोला, उसके तुरंत ही बाद एक श्री रामचंद्र रेड्डी वो खड़े हुए और उन्होंने अपना 80 एकर्स का लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस गांव के 80 लैंडलेस लोगों को। और जब उन्होंने जो अपना लैंडलेस ये डिस्ट्रीब्यूट किया 80 एकड़ का लैंड, सर इसी को हम भूधन के नाम से जानते हैं। और ये जो विनोबा भावे ये बाद में और ट्रैवल कर रहे थे और आइडिया ये वाइडली स्प्रेड कर रहे थे पूरे इंडिया में, गांधी जी का जो था। तो काफ़ी ज़मींदार और मतलब विलेज के ओनर जो है उन्होंने अपना कुछ, जैसे कुछ लैंड है वो इनको कहा कि हाँ हम भी डोनेट करेंगे अपने लैंड को, लैंडलेस लीवर्स या लैंडलेस विलेजर्स है उनको हम डोनेट करेंगे। तो इसी को हम ग्रामधन के नाम से जानते हैं। और मतलब इसके अलावा भी काफ़ी जो लैंड ओनर्स हैं, तो उसने अपने मतलब उन लोगों ने चुना कि हम अपने लैंड के कुछ पार्ट को मतलब पुअर फार्मर्स को दे देंगे। तो उन्हें, लेकिन उन लोगों ने इस बात के कारण नहीं दिया कि हमें देना चाहिए, वो उन लोगों के पास लैंड नहीं है, हमारे पास ज़्यादा है। उन्होंने इस डर से दिया कि एक एक्ट पास हुआ था उस समय जिसका नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। इस एक्ट के डर से उन्होंने अपने लैंड को गरीबों में दे दिया। तो भूधन ग्रामधन जो है वो विनोबा भावे की तरफ से इनिशिएट किया गया था, मतलब इन्होंने शुरू किया था। और इसे हम ये एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, क्योंकि इस पूरे रिवॉल्यूशन में कहीं कोई ब्लड मतलब खून खराबा टाइप का नहीं हुआ। ये एकदम प्योर, जैसे गांधी जी चाहते थे सेम टू सेम औसाई रेवोल्यूशन एक तरह से हुआ। ओके। इसमें दो बातें याद रखने वाली बच्चों, जिसपे मेजर क्वेश्चन आ जाते कई बार एनटीएससी में भी। गांधी जी के जो कहना चाहिए स्पिरिचुअल हेयर थे वो कौन थे? स्पिरिचुअल हेयर कौन थे? पहला तो ये हो गया, विनोदा भावे। याद रखेंगे। अच्छा, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किए? सर विनोबा भावे। विनोदा भावे। ठीक है, ये दो तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए। यस सर। यस। भूदान का जो शुरू हुआ कॉन्सेप्ट वो किस विलेज से हुआ? सर तो याद पोचमपल्ली रखेंगे, विलेज, सर पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली विलेज आंध्र प्रदेश, वहां से शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आ जाएगी। उसमें क्या हुआ कि रामचंद्र रेड्डी जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं उठता हूँ, मेरे पास 80 एकड़ जमीन है, तुम एक काम करो इसको ले लो। सब 80 जो विलेजर्स थे उसमें सब में बांट दिया गया बराबर। अब आचार्य विनोबा भावे को इससे एक बात का अंदाजा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में हेल्प करना चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आगे आकर के उनकी हेल्प करनी चाहिए, उसको मतलब गरीबों को अमीरों से मिलाने। और उसके लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू किए। अब किसी एक व्यक्ति ने एक लैंड कुछ लोगों को दे दी तो वो हो गया भूदान। भू माने जमीन का दान। अब किसी गांव का लैंड ओनर है, वो वहां का जमींदार है और उसने वो जमीन पे आप उस लोगों को वही गांव की जमीन उन गांव वालों को दे दी। समझे? यानी अगर सेम गांव के जमींदार जमीन अपनी दूसरे गांव वालों को देते हैं तो वो कहलाता है ग्राम दान। और अगर किसी और गांव के लोग अगर दूसरे लोगों को देते हैं, भले वो जमींदार हो या ना हो, तो वो कहलाता है भूदान। याद रखेंगे। सर एक बार डिफरेंस दोबारा बता दीजिए। बताया ना बच्चा, चलो दोबारा बताया था। यस सर, लिख नोट करना। हाँ, भूदान हो गया अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है वो वहां किसी गांव में नहीं मिले, वहां पर उस गांव को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करते हैं वो, लेकिन वो जमीन उनकी गांव से बाहर या गांव के आसपास में है, या वो उस गांव को बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी जमीन वो कहीं और है, तो वो उसको भूदान कहते हैं। ठीक है, यानी जहां जमीन का दान होगा। अब अगर ग्राम की बात करें, जिसे पूरा का पूरा गांव अगर किसी के पास अगर है तो उसने वो गांव की अथॉरिटी की जमीन ही अपने गांव वालों को बांट दी, तो वो हो गया ग्राम दान। ठीक है, यस समझ सर। में आ गया? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी। सर एक चीज सर ग्रामदान के रिलेटेड पूछनी थी। सर ग्रामदान आप बता रहे हैं कि जैसे उसी विलेज की जो जमीन है वो अगर वो दान में देते हैं सर, लेकिन इसका जो मीनिंग यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है वो तो ये लग रहा है कि जैसे जो जमींदार थे उनके पास वो सही जो है, वो सही है, वो सही है, तुम्हारा पॉइंट भी बेटा ठीक है, लेकिन मेजरली क्या होता था कि जो जमींदार होते थे ना वो उसी गांव के होते थे, आसपास के, तो उन गांव को गांव वालों को ही दे देते थे। ये मेरा पॉइंट है कहने का। ओके सर। सर यस मतलब सर, जो ज्यादातर गांव तो उनके अपने अंडर गांव आता वालों को था ही देंगे। वो आजाद कर देते थे इस तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। उस गांव के लोग जो रहने वाले होते थे उन्हीं को वो गांव दे दिया जाता था, उस गांव के जमींदार के, इसलिए उसे गांव ग्रामदान कहते हैं। ठीक है। ओके सर। अब इसको ब्लडलेस मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन यानी कि ऐसी क्रांति जिसमें खून खराबा नहीं हुआ। ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट किसका नंबर था? सर मेरा मयंक का। ठीक है, मैं पढ़ दो बेटा। Contribution of agriculture to the national economy, employment and output or production. Number 1. Agriculture has been the backbone of the Indian economy. Its share in the gross domestic product (GDP) has registered a declining trend from 1951 onwards. Its share, its share in providing employment and livelihood in the population continued to be as high as 63% in 2001. The Government of India made concentrated efforts to modernize agriculture. बेटा आवाज नहीं आ रही, आप तो शुरू से पढ़ दो, मुझे तो एटलीस्ट नहीं आ रही, आपको लोगों को आ रही थी, बाकी लोगों को सबको? यस सर। यस सर, आवाज तो आ रही थी। अरे मेरे को आवाज ही नहीं आ रही थी। एनीवेज चलिए ठीक है, ठीक है। Establishment of Indian फिर आवाज Establishment of मयंक, आप एक बार दोबारा से ओके सर। सब आवाज आ रही है? सर इनके माइक से कुछ आवाज आ रही है। ये सब बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा ज्यादा है, बस आवाज तो आ रही है। मुझे तो एकदम साउंड ही आना बंद हो गया था। इसको एक बार फिर से पढ़ दो बेटा। Yes, sir. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output or production. Agriculture has been the backbone of the Indian economy. Its share in the domestic production has registered a declining trend from 1951 onwards. Its share in providing employment and livelihood to the population continues to be as high as 63% in 2001. The Government of India made concentrated efforts to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture Research (ICAR), agriculture universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development. से ये टॉपिक पूरा हो गया। ओके, इसको थोड़ा समझने में आएगा। ठीक है। अब इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए एग्रीकल्चर का? तो सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी इकोनॉमी का हमने याद पढ़ा था, सेक्टर हमें पढ़े थे, याद है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन यस इकोनॉमी। सर। सर प्राइमरी में सर यस 70% पढ़ा था उसमें। सर प्राइमरी सेक्टर। शाबाश। अब प्राइमरी सेक्टर में आता है तो काफी ज्यादा काम करेगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा इसने, पहली चीज तो। यस सर। यस सर। यस सर, मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन। सर मैक्सिमम लोगों को यही सेक्टर जो है वो जॉब देता है। नंबर 2, एक और काम करता है, क्या करता है? सर जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन। बड़ा पार्ट। सर कंट्री की बेसिक नीड को पूरा करता है। सर कंट्री की जीडीपी इंक्रीज करता है। सर जीडीपी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात। और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फटाफट बताते रहो एक एक करके जल्दी से। सर एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड प्रोवाइड मैं करता अपना है सर। शेयर कर।
एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों बता सकता है? यस सर। यस सर। बताओ। सर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है सर, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में अगर देखें तो सर उसमें जो मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन है वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अगर हम बाकी सारे पॉइंटर्स को हटा दें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो सबको हटा दें तो लोगों के पास जीने का एक साधन है कि वो एग्रीकल्चर करके अपना गुजारा कर सकते हैं। प्लस ये जो है हमारे कंट्री का ग्रीनरी भी फॉर्म करता है, और जो भी कुछ हमें बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो किसी अदर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स हो या फिर हमारे खाना ही हो, तो वो भी यही प्रोवाइड करता है। तो सर इसलिए इसको लाइवलीहुड का भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। अब इसको ऐसे भी देखेंगे सर कि जो लाइवलीहुड लोगों का हमारा यहीं से आता एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर है, एग्रीकल्चर से। जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही इस एग्रीकल्चर प्राइमरी जो सेक्टर है हमारा, उससे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो बात सही है ना कि जो पैसा भी वो कमा रहे हैं वो भी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वही तो लाइवलीहुड है उनका। फूड जो ग्रेन्स उगा रहे Yes. हैं, जो उनकी वेजिटेबल्स हैं, वो तो उनके काम आ ही रही हैं। साथ के साथ अगर वो उसको बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट उनको हो रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं उनके लिए इनकम ही है ना। यस सर। बिल्कुल। चलिए, इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। वेटनरी सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट किया गया। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की बातें की गई। तो ये सारी काम जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के प्रमोशन के थ्रू ही हुए हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका नाम लिया था मैंने, ये युक्ति है, सर नारायण को बोला था यष्टि सर। है। ये लोग पढ़ते नहीं है। नारायण पढ़ दो बेटा। नंदिनी पढ़ती नहीं है, पता नहीं कहा। नंदिनी तो आज पढ़ा है शायद। नंदिनी पढ़ा। मयंक सक्सेना ने भी पढ़ा है शायद आज। मयंक प्रजापति बेटा। चेतन, आनंद, ये लोग पता नहीं कहाँ है। चलो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सर मैं पढ़ो। रीड करूं? हाँ बेटा। Yes, sir. Food security. In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. Second, it consists of two components. First, buffer stock. Second, public distribution system (PDS). सर 2 पॉइंट पढ़ूं कि आगे भी पढ़ दूं? पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। Yes, sir. 3 Third, 4 पॉइंट पढ़ दो। Public Distribution System (PDS) is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. Fourth, India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grain to the common people at an affordable price. इसको Fifth, पूरा ही पढ़ दो। इनफैक्ट पूरा पढ़ दो इस पूरे टॉपिक को। yes, sir. Fifth, to maintain their stock, Food Corporation of India (FCI) is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system. Sixth, the FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price (MSP). Seventh, each district and block can be made self-sufficient in food grains production if government provide proper agriculture infrastructure, credit linkage, and also encourages the use of latest techniques. Eighth, creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity, etc. may also attract private investment in agriculture. सर हो गया। ठीक है। जैद,
यस सर। बेटा पहले 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, उस जैद के बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्रिश करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स नंदिनी करेगी, उसके बाद लास्ट के पॉइंट्स ऋषभ करेगा। करो। सर जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसे सारे सेक्शनों में इक्वल बांटने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, जिससे सोसाइटी में और सेक्शन में बांट दिया था उससे। और इसके 2 कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी के, फर्स्ट है बफर स्टॉक और सेकंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर थर्ड भी करूं? नहीं बेटा बस 2 बताओ। नेक्स्ट किसका नाम लिया था मैंने? नारायण के बाद, उसके जैद के बाद किसका नाम लिया था? क्रिश का। यस सर। ठीक है सर जो इसमें जो पीडीएस है सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फूड ग्रेन्स और जो भी एसेंशियल कमोडिटी है उसे लोएस्ट प्राइसेस यानी कि रीजनेबल प्राइसेस पे रूरल और अर्बन एरियाज में लोगों को दिया जा सके। इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हर किसी को फूड अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट किसका नाम दिया था? सर नंदिनी का नाम लिया था शायद से। नंदिनी। यस सर। यस सर। बताओ सर हमारा पॉइंट पॉइंट नंबर ये जो है 5 पॉइंट नंबर 6। सर हमारा जो 5th पॉइंट में वो है, जो हमारे स्टॉक होते हैं वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, और जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, हमारे जो व्हीट वगैरह होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा करा जाता है। देखो पता है ये क्या कह रहा है, इसको बहुत समझेंगे। सुनो, जो अवेलेबल जो अफोर्डेबल प्राइस अगर हम किसी से लेकर के बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में वो क्रॉप कम पैसों पर अगर हम उसको बेच रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो कम पे, आपने देखा होगा ना 1 रुपए किलो चावल, गेहूं, ये सब चीजें होती है ना। यस सर। यस सर होती है। सर फूड एसेंशियल्स में आता है ना सर, इसलिए। सर आपका माइक म्यूटेड है। अच्छा, ये पता नहीं, मैंने बोला ना मेरे इसमें प्रॉब्लम है। एनीवेज इसको समझेंगे, ठीक है। पहला हो गया, अगर मैंने जो भी बताया उसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास हमको पे करना है 1 रुपए 2 किलो 5 रुपए किलो, ठीक है, तो उसको वो मैनेज करती है कि कैसे किसी को इतना कम दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसको 2 तरह से समझेंगे। एक तो है एमएसपी, मैक्सिमम मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, और एक गवर्नमेंट एमआरपी नहीं, एमएसपी जो किसानों को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि मैक्सिमम इतने, मतलब मिनिमम कम से कम इतने इतने पैसे पे तो हम खरीद ही लेंगे आपका सामान। अगर वो खराब भी हो रहा है, अगर वो बारिश से भीग रहा है तो आप उसे बचा लीजिए, हम आपको कम से कम दाम, मतलब जो भी मिनिमम दाम है उसमें हम आपसे खरीद लेंगे। और वही एक रीजन है जिससे लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा क्रॉप जब उग जाती है और उसको कोई नहीं ले रहा होता है तो गवर्नमेंट को वो मिनिमम दामों में दे दी जाती है। और जो किसान कुछ लोग जहां पर बैठे हैं धरनों पर, उनका एक पॉइंट ये भी है कि उनको लग रहा है कि एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब एमएसपी का मतलब होता है कि अगर कोई मार्केट में नहीं ले रहा तो आप गवर्नमेंट को ही उस धान को, उस सब्जी को, उस चावल को, उस ग्रेन्स को, उस पल्सेस को, कुछ भी आप उसको बेच सकते हैं वहां पर, उसके बाद वहां से पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस सब को पूरा मैनेज करना, वो सारा कुछ यहाँ देखा जाता है कि भाई जो लोग यहाँ बैठे हुए धरने पे, उनको लग रहा ये है कि कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट ये कहते कि ठीक है अब हमारा कोई मतलब नहीं है,
बाजार में बिक रहा है तो बिक रहा है, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं। हम 200 का रखे चाहे 100 का रखे चाहे 5,000 का रखें, हमें उस सबसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। सर 7th पॉइंट, सर अगर सर जो एग्रीकल्चरल में सर डेवलपमेंट होगा, अगर जैसे कि इरिगेशन सिस्टम हो गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, और सर अगर फार्मर्स को अगर क्रेडिट मिल सकेगा आसानी से, तो सर जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स वगैरह होंगे सर वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे सर, मतलब वो। और सर 8th पॉइंट में है कि सर अगर वही सर कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी अगर आ जाए तो फार्मर्स भी कैपेबल हो जाएंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए सर, उनको भी लगेगा कि अगर अगर ये सब है तो डेवलपमेंट है, तो उनका अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, तो इसलिए वो भी अट्रैक्ट होएंगे इसकी तरफ कि हम भी इन्वेस्ट कर देंगे और हमारी भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी इसमें। ठीक है, इसको एक चीज और से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर उनको लग रहा है कि भाई ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक ब्लॉक का एक फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का एक समझो एक लेवल होता है कि हम इतना जो है प्रोडक्शन आपका उसको करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्रेडिट लिंकेज उनको प्रोवाइड करा दी, कवरेज भी उनकी एनकरेज प्रोसेस जो है वो कर दिया कि भाई टेक्नोलॉजी अगर आपको कुछ चाहिए तो वहां पर भी आपको अवेलेबिलिटी है। वो सारा कुछ हेल्प गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इरिगेशन आपकी फैसिलिटीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी अवेलेबिलिटी हो गई, इस तरह की चीज जिससे जैसे बारिश है, फर्टिलाइजर है, इस तरह की चीजें अगर नहीं हो पा रही तो वो उसको अवेलेबल कराएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट किसका नाम लिया था? चेतन? जय? Yes, sir. जय बेटा पढ़ दो। Yes, sir. Use of biotechnology. The application of engineering and technological principles to the life sciences is called biotechnology. Biotechnology has proved beneficial to the farmers in a number of ways. First point, with the help of biotechnology, different crops have been modified genetically by the scientists to increase सर the वॉइस yield ब्रेक हो as रही है। per active. सर क्लियर है। बेटा मुझे तो क्लियर आ रही So है। break हो सर मुझे भी क्लियर है। नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही बेटा। Okay, sir. ठीक है, Second point, such an attempt can easily meet our requirements for food, fodder, and fiber. Third point, the use of such a technology has enabled the crops to be more resistant to diseases, insects, as well as pests. Fourth point, with the help of biotechnology, the dependence on insecticides is also much reduced. Fifth point, such crops which are modified genetically also require less water as compared to other crops. Sixth point, not only this, the cost of production is also much reduced. Seventh, last but not the least, biotechnology is both sustainable and more environmentally safe. ठीक है, इसके पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो बायोटेक की तरफ से जो हेल्प है उससे हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलने को रख रहे हैं। पहला है कि जो अलग अलग क्रॉप्स हैं, आपकी जितनी भी खेती की मशीन है, वो मतलब खेती के तरीके हैं, उन सब में आपको बेटर चीजें मिल सकेंगे। हमको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ बारिश ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, वहां पर कैसी क्रॉप होनी चाहिए, कहाँ पर कैसी सैंड है, वहां पर कैसी क्रॉप होनी चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो फूड और फॉडर की जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, द यूज ऑफ सच अ टेक्नोलॉजी हैज enabled the crops to be more resistant to discuss insects as well as pests. अब
टेक्नोलॉजी में रेज करते हैं तो आप बात कर सकते हैं कि भाई कैसे डिसीजेस को कम किया जा सकता है, या फिर जो कीट पतंगे बढ़ रहे हैं, कीड़े टिड्डे वगैरह या ये सब चीजें बढ़ रही हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर हेल्प करें तो आपको ये बहुत ज्यादा चीजें जो उसकी जो इंसेक्टिसाइड है उसको भी काफी ज्यादा कम कर सकती है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ह्यूमन मैनकाइंड को ही फायदा होगा। अच्छा, ये कुछ अगर मॉडिफाइड जेनेटिकली के देखें तो उनको क्या लग रहा है कि उनका जो बड़ा वो जहाज बढ़ेगा तो उनका काम हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लोगों को ग्रेजुअली बढ़ना होता है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो मच रिड्यूस्ड। अब देखते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम हो गई है। यानी जो कैपिटल वो लोग पहले लगाते थे 1 एकड़ को जमीन को बोने के लिए, बाकी सारा एकदम क्रॉप को रेडी करने में लिए, अब उनको ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर हम बायोटेक की बात करें तो सस्टेनेबली भी और एनवायरमेंटली भी वो काफी अच्छे से लास्ट करती है और सही चीजें वो बाजार में लोगों के लिए लेके आती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। गुड नाइट बच्चों। सर ये लास्ट टॉपिक था। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। Good बाय evening, सर। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय एवरीवन। Bye everyone.